गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द JSMG स्टडी पॉइंट। चलो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डाटा हैंडलिंग के आधार पर हमने जाना था कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। नेक्स्ट अपन जानेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये सारे के सारे क्या है, हमारे आकार के आधार पर कंप्यूटर हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्लास को शेयर कर दो। क्लास को शेयर करो। आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर को जान लें कि ये होता क्या है। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े और सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर सबसे विशेष रूप से वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, अनुप्रयोगों जैसे मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक सिमुलेशन आदि जगहों पर काम किए जाते हैं। और पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रोजर क्रे द्वारा विकसित किया गया। इसमें हजारों इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर होते हैं, यानी कि एक डिजिटल कंप्यूटर जिसको अपन नॉर्मल यूज करते हैं उसके लगभग 40,000 माइक्रो प्रोसेसर से मिलकर एक सुपर कंप्यूटर बनता है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वैज्ञानिक प्रयोगों में, अनुसंधानों में, इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में आदि जगहों पर हम इसका क्या कर रहे होते हैं, उपयोग कर रहे होते हैं। तो वो हमारा सुपर कंप्यूटर कहलाता है। सुपर कंप्यूटर यानी कि सबसे बड़े कंप्यूटर। सीधी भाषा में समझो कि सुपर कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो सबसे बड़े कंप्यूटर होता है, और आज भी यही सबसे बड़े कंप्यूटर हैं। भारत में इसकी सबसे पहले खोज विजय भटकर जी ने की थी, जिसको परम 8000 के नाम से जाना गया था। ठीक है, जिसको परम 8000 के नाम से जाना गया था। दूसरे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन से होते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे बैंकिंग क्षेत्र हुआ, इनमें क्या कर रहे होते हैं, जैसे अपना एक नॉर्मल उदाहरण ले लो, SBI बैंक है। ठीक है, अपन यहाँ एक काम कर रहे हैं, SBI में अपन ने यहाँ एक ब्रांच में अमाउंट डाला और दूसरी ब्रांच में जाकर के कुछ ही सेकेंड के अंदर आप अपना अमाउंट चेक कर सकते हो कि मैंने इतना अमाउंट इसमें डाला था या इतना निकाला था। ये सारा का सारा स्टेटमेंट आप इस ब्रांच से कर रहे हो, दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर के दूसरी ब्रांच में चेक कर लेता है। तो ये काम किस माध्यम से हो रहा होता है? तो वो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। अर्थात सीधी सिंपल भाषा में बात समझना कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जिससे हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से एक मेन कंप्यूटर, उसमें क्या हो रहा होता है कि जितना भी डाटा हम कंप्लीट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, एक बैंक में जो काम किया जा रहा है, जैसे अपना RTO काम कर रहा है, जगह जगह कंप्यूटर लगे हुए हैं, जगह जगह तकनीकें यूज की जा रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जो मेन कंप्यूटर वो क्या करता है कि अपन छोटे छोटे कंप्यूटरों में कुछ काम कर रहे हैं, वर्कर्स लगे हुए हैं, 100 वर्कर लगे हैं, एक मेन कंप्यूटर से कनेक्ट हैं 100 कंप्यूटर्स। मान लीजिए, उदाहरण ले लीजिए कि एक मेन कंप्यूटर है, उसमें 100 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं।
तो वो छोटे छोटे जो कंप्यूटर हैं वो एक मेन कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। सुबह से किसी व्यक्ति ने, अगर किसी वर्कर ने काम करना स्टार्ट किया और शाम को वो काम करना बंद करता है, तो सुबह से लेकर शाम तक जितना भी काम उस व्यक्ति ने अपने मिनी कंप्यूटर से, अपने छोटे कंप्यूटर पे जो कुछ भी काम किया, उस काम को वो तुरंत सेव करता जाता है। अर्थात तो वो काम जो कर रहा है वो अपने स्वयं जिस डेस्क पर रखे हुए कंप्यूटर में कर रहा होता है, लेकिन उसमें सेव नहीं कर रहा होता। जब वो सेव करता है तो वो सेव होता है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो ऐसे कंप्यूटर ही मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। और ये कंप्यूटर दूरसंचार क्षेत्रों जैसे बड़े बड़े संगठनों के लिए आदर्शवादी हैं। ठीक है, ऐसी जगहों पर इनका उपयोग किया जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है, बैंकिंग का मैंने उदाहरण दिया था, तो इनका उपयोग यहाँ किया जाता है। ठीक है, उच्च मात्रा में डाटा प्रबंधन। उच्च मात्रा में डाटा प्रबंधन मतलब है कि ज़्यादा डाटा, हाई लेवल का डाटा हो, जिसको क्या करना, सेटलमेंट करना, मैनेजमेंट करना, उच्च मात्रा में डेटा का प्रबंधन करना कहलाता है। नेक्स्ट बात, अगर अगली बात करें, अगले हैं हमारे मिनी फ्रेम कंप्यूटर। अगले हैं हमारे मिनी फ्रेम कंप्यूटर। तो मिनी फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं? मिनी फ्रेम कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनसे हम बिलिंग का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, छोटे मोटे जो काम है रेगुलर जो हम यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे काम हम मिनी फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं। छोटे छोटे कंप्यूटर हैं जिनमें हम यूज कर रहे हैं, बिलिंग करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, जनरेट होकर में तुरंत मिल जाता है। तो ये सारे के सारे काम किस में किए जा रहे हैं? बिलिंग के काम में किया जाता है। अकाउंटिंग का काम हो, इन्वेंट्री प्रबंधन का काम हो, जैसे कामों में इनका उपयोग किया जा रहा है। तो ये होते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब इन कंप्यूटरों में दो या दो से अधिक प्रोसेसर होते हैं, एक प्रोसेसर नहीं होगा। इन कंप्यूटरों में दो या दो से अधिक प्रोसेसर होते हैं और ये 4 से 200 उपयोगकर्ताओं का समर्थन कर सकते हैं। ये एक बार में 4 से लेकर मिनिमम 4 और मैक्सिमम 200 यूजर्स का समर्थन कर सकते हैं। ठीक है, उपयोगकर्ताओं का समर्थन कर सकते हैं। तो ये हमारे मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, अगला है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। कौन सा है वर्क स्टेशन कंप्यूटर? क्या है? तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर है जिनका उपयोग वैज्ञानिक तकनीकों में डिजाइनिंग देना, ठीक है, या फिर ये लिखा हुआ है म्यूजिक वर्क स्टेशन, इंजीनियरिंग डिजाइन देना, ठीक है, ग्राफिक कार्ड वर्क, ग्राफिक, जहां पर कुछ विशेष काम किए जा रहे हो, जैसे ग्राफिक देना, इंजीनियरिंग काम में आ जाना, म्यूजिक स्टेशन में जाना। तो यहाँ पर जिन कंप्यूटरों का काम किया जा रहा होता है, जिन कंप्यूटरों का उपयोग किया जा रहा होता है, उन्हें वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर जो किसी काम को करने के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं, ग्राफिक बनाने के लिए लाए जा रहे हैं, म्यूजिक पर काम करने के लिए जा रहे हैं, म्यूजिक क्षेत्र में लाए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में लाए जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर हमारे कौन से कहलाते हैं? वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो डेफिनेशन लिखी हुई, वर्क स्टेशन एक एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर है जिसे तकनीकी या वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें तेज माइक्रो प्रोसेसर, बड़ी मात्रा में रैम और हाई स्पीड ग्राफिक एडेप्टर होता है। ठीक है, यह आमतौर पर महान विशेषज्ञता के साथ एक विशिष्ट कार्य करता है। तदनुसार वे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स वर्क स्टेशन, म्यूजिक वर्क स्टेशन और इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क स्टेशन। ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगली बात करते हैं कि जो नेक्स्ट कंप्यूटर अपने होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट कंप्यूटर जो है अपना माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। पीसी का फुल फॉर्म हमने सुना होगा कि पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिन कंप्यूटरों का उपयोग आज हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, जिनका उपयोग हम कर रहे हैं, जो हमारे सामने रखा हुआ है, ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। इसी को हम डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इसमें प्रोसेसिंग का काम कर रहे होते हैं, अपनी छोटी मोटी प्रोसेसिंग हमें करना है, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट आउटपुट देना, ये सारे के सारे काम जो कंप्यूटर हमारे सामने हैं, जिनका उपयोग हम कर रहे हैं, वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। और ये कंप्यूटर हम डेस्क या लैब पर रखकर यूज कर सकते हैं। तो अपने जो नॉर्मल कंप्यूटर है, लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर होता है। हम अपने कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं? जनरल कामों के लिए। तो यहाँ यही चीज लिखी हुई है, सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर है जिसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट और आउटपुट यूनिट, ठीक है, ये सारे के सारे, और एक माइक्रो प्रोसेसर भी दिया जाता है। ठीक है,
लैपटॉप और डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। मैंने कभी बताया था कि लैपटॉप और डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर के सबसे बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, व्यक्तिगत कामों के लिए जो असाइनमेंट कर सकते हैं, एक फिल्म देख सकते हैं, या कार्यालय के काम के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में उपयोग करने लगे, आप अपनी बैंकिंग के क्षेत्र में उपयोग करने लगे, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अपने माइक्रो कंप्यूटर। अपने लिए पर्सनल यूज करना, सीधी सी बात है कि माइक्रो कंप्यूटर यानी कि पीसी पर्सनल कंप्यूटर है, जिसका उपयोग हम अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं, वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। क्लियर है? चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो सबसे बड़े और सबसे तेज होते हैं, सबसे फास्ट कंप्यूटर होते हैं, वे हमारे सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रोजर क्रेग द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? रोजर क्रे द्वारा विकसित किया गया इन 1976। और ये कंप्यूटर सबसे फास्ट कंप्यूटर होते हैं। एक सुपर कंप्यूटर 1 सेकेंड में खरबों निर्देशों को संसाधित कर सकता है। एक सुपर कंप्यूटर 1 सेकेंड में खरबों निर्देशों को संसाधित कर सकता है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। और एक सुपर कंप्यूटर, मैंने बताया था कि एक सुपर कंप्यूटर इक्वल 40,000 माइक्रो कंप्यूटर। एक सुपर कंप्यूटर 40,000 माइक्रो कंप्यूटर के बराबर होता है। याद रखना, एक सुपर कंप्यूटर कितने माइक्रो कंप्यूटर के बराबर होता है? तो 40,000 माइक्रो कंप्यूटर्स के बराबर एक सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो एक सुपर कंप्यूटर की पावर 40,000 माइक्रो कंप्यूटर्स के बराबर होती है, तब वो जाकर के एक सुपर कंप्यूटर बनता है। भारत में इसकी सबसे पहले खोज जो की गई, इसका आविष्कार जिसने किया वह व्यक्ति थे डॉक्टर विजय भटकर, जिन्होंने किसका आविष्कार किया था? भारत में सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया, और जिसको नाम दिया गया था परम 8000। याद रखना इसको, पहला सुपर कंप्यूटर जो भारत में उपयोग किया गया वो परम 8000 था, और जिसको डॉक्टर विजय भटकर के द्वारा क्या किया गया था? विकसित किया गया था। ठीक है, अगले हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन से हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। वे एक ही समय में कई कार्यक्रमों का समर्थन कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बताया कि एक सिंपल सी बात समझाई थी मैंने कि एक सबसे बड़ा कंप्यूटर, एक मेन कंप्यूटर जिसमें हम अपना डाटा क्या कर रहे होते हैं? सुरक्षित कर रहे होते हैं, डाटा को सेव कर रहे होते हैं, या डाटा को संयंत्रित कर रहे होते हैं, डाटा को रख रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, डाटा को जहां हम सेव कर रहे हैं वो हमारा मेन कंप्यूटर है, और उस मेन कंप्यूटर से लग करके बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, जिन पर अलग अलग यूजर बैठे हुए हैं, जिन पर अलग अलग यूजर बैठे। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था, और इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, और उन बहुत सारे कंप्यूटरों पर अलग अलग प्रकार के यूजर बैठे हैं। तो यूजर अपना अपना कंप्यूटर यूज कर रहा है, एक यूजर ये अपना यूज कर रहा है, ये वाला अपना यूज कर रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो काम किया, जो कुछ इन्होंने सेव किया, जो कुछ सुरक्षित किया, वो डाटा गया कहां? तो वो डाटा जब इन्होंने पूरे दिन काम किया और अंतिम समय में आकर के वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में जाकर के सुरक्षित हो जाता है। तो यही मेन फ्रेम कंप्यूटर की तकनीक है, और यही मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। और इनका उपयोग बैंकिंग, दूरसंचार क्षेत्रों जैसे बड़े बड़े संगठनों के लिए किया जाता है। यहां तक बात क्लियर है? अगला देखो। ठीक है, अगले हमारे मिनी फ्रेम कंप्यूटर, या फिर मिनी फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर कौन से? हाथ में घड़ी बांध रखी है, कितनी बड़ी है? छोटी सी है, उसी को तो मिनी कंप्यूटर कहेंगे। और क्या है इसमें? तो मिनी कंप्यूटर यह एक मध्यम मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है,
ये प्रोसेसिंग तो करता है, बहुत सारे कामों को कर रहा होता है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ना ज़्यादा छोटा होता है, ये मीडियम होता है। इसलिए इसको कहा यह एक मध्यम आकार का मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर होते हैं और एक बार में मिनिमम 4 और मैक्सिमम 200 यूजर्स का ये समर्थन कर सकता है। मिनी फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग संस्थानों, विभागों में बिलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन जैसे कार्यों में किया जाता है। एक मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच स्थित होता है। एक मिनी कंप्यूटर, मैंने बताया कि मिनी कंप्यूटर है क्या, तो एक मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर, जो इसके बाद मैंने बताया था कि वर्क स्टेशन के बाद अगला कंप्यूटर बताया था जिसको हमने कहा था माइक्रो कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये हमारा माइक्रो है। तो मिनी कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बीच की एक, उसको क्या बोलते हैं, बीच का है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। इसको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बीच स्थित होता है, क्योंकि यह मेन फ्रेम से छोटा होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़ा होता है, ठीक है। छोटे छोटे काम कर रहे हैं जिन पे हम। अगली बात आती है कि वर्क स्टेशन क्या है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर कौन सा है, तो वर्क स्टेशन वो है जैसे एरोप्लेन, जहाजों में हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर हम उपयोग कर रहे हैं, ट्रेनों में हम उपयोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थानों में हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमारे वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहलाते हैं। म्यूजिक स्टेशन ग्राफिक बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो कंप्यूटर है वो वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहलाता है। और काम करने के इनके उपयोग होते हैं, जिनको हम किसके लिए उपयोग कर रहे होते हैं, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग कर रहे होते हैं, ग्राफिक बनाना, ठीक है, म्यूजिक वर्क स्टेशन, इंजीनियरिंग डिजाइन आदि के लिए हम इनका उपयोग कर रहे होते हैं, कॉमन सी बात है। अगला कंप्यूटर मैंने बताया था माइक्रो कंप्यूटर। देन माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। और पर्सनल कंप्यूटर वह होता है जिसका यूज हम सब करते हैं, आपने किया, मैंने किया, मेरे सामने जो रखा है वो कंप्यूटर, वो कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर है, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। आप यूज करते हो वो भी माइक्रो कंप्यूटर है। तो ये जो कंप्यूटर लैपटॉप और डेस्कटॉप की श्रेणी में आते हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट के रूप में एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। ये लिखा हुआ है लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है। ये वे व्यक्तिगत काम के लिए उपयुक्त किए जाते हैं, जैसे असाइनमेंट तैयार करना अपना, ठीक है, पीपीटी तैयार करना, ये सारे के सारे चीजें हम अपने कंप्यूटर पर कर रहे होते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्लास में। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा कंप्यूटर के घटक। अगला है कंप्यूटर के घटक। ठीक है, तो आ जाते कंप्यूटर के 3 घटक होते हैं। इनपुट आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू कहते हैं, मेमोरी यूनिट जिसको एमयू कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, घटक होते हैं। आप लोगों ने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखा होगा। तो कंप्यूटर का जब ब्लॉक डायग्राम बनता है तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इस तरीके से बनता है। ऊपर दिया जाता है ALU, CU और MU। इसके बाद यहां आउटपुट और ये इनपुट, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें CPU के अंदर ALU, MU, CU और इनपुट आउटपुट ये सारी की सारी चीजें दी जाती हैं। तो यहां पूछा कि कंप्यूटर में कितने घटक हैं, तो कंप्यूटर का पहला घटक तो है हमारा इनपुट और आउटपुट यूनिट, ठीक है। ये इनपुट और आउटपुट होना जरूरी है कंप्यूटर के अंदर। दूसरी चीज है कि CPU होना जरूरी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने का काम करता है। तीसरा है कि मेमोरी होनी चाहिए जिसमें हम अपना डाटा सुरक्षित कर सकते हैं। जब भी हम कोई काम कंप्यूटर पर कर रहे होते हैं तो वो हमारा मेमोरी पर ही सेव हो रहा होता है। आगे हम इसको डिटेल में जानेंगे कि मेमोरी पर कहाँ सेव हो रहा है, क्योंकि एक तरीका है कि हमने हार्ड डिस्क में सेव कर लिया, अपने पेन ड्राइव में सेव कर लिया, और एक तरीका है कि अगर हम कुछ काम भी कर रहे हैं तो वो भी मेमोरी पर ही सेव हो रहा है, मेमोरी पर ही क्या हो रहा है
सुरक्षित हो रहा है, मेमोरी पर ही वो डाटा सेव हो रहा है। उदाहरण के लिए समझ लो कि आपने कुछ समय के लिए MS वर्ड पर काम किया, आप एक पेज तैयार कर रहे थे और एकदम से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कटआउट हो गया और लाइट जाने के बाद क्या था कि आपने जो डाटा शुरू से लेकर 1 घंटे बैठ के जो बनाया था वो आपने सुरक्षित नहीं कर पाया, और जिस डाटा को आपने सुरक्षित नहीं कर पाया तो उसका बैकअप जब लाइट आने पर आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो जैसे ही उस सॉफ्टवेयर या उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को आप ऑन करोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, वो नोटिफिकेशन देगा कि आप जो डाटा आप काम कर रहे थे क्या आप उसको वापस लाना चाहेंगे। समय के साथ दिखाएगा कि लास्ट टाइम ये था आपका, आपने इस समय यूज किया था। तो अगर आप लाना चाहते हैं, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपका डाटा वापस आ जाएगा और आप उस डाटा को फिर से बैकअप पा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम जो कर रहा होता है, अब वो सुरक्षित डाटा का हुआ, कहीं ना कहीं तो सुरक्षित हुआ, तो वो एक मेमोरी में सेव हो जाता है जिसको हम कहते हैं क्लाउड मेमोरी। वो कहीं ना कहीं जो होती जरूर है लेकिन हमें दिखती नहीं है, तो वो हमारी होती है क्लाउड मेमोरी। तो मेमोरी यूनिट होती है। तो ये कंप्यूटर के 3 घटक थे, देख लिए होंगे आप सब। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट यूनिट क्या है? उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर के साथ संवाद करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इंसर्ट करते हैं और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम इनपुट का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं बता चुका हूं इनपुट और आउटपुट जब थोड़ा सा समझाया था। तो यहां सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि इनपुट और आउटपुट का डिवाइसेस का उपयोग हम क्यों कर रहे होते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का उपयोग हम कंप्यूटर में क्या किसके लिए करते हैं? इनपुट का उपयोग कंप्यूटर को कमांड देने के लिए और आउटपुट का उपयोग कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? इनपुट का कंप्यूटर को कमांड देने के लिए और आउटपुट का कंप्यूटर से रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग कर रहे होते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर के साथ संवाद करने। उपयोगकर्ता यानी कि यूजर जो कंप्यूटर को कमांड दे रहा है और कंप्यूटर को जो कमांड दे रहा है उसके द्वारा कंप्यूटर से संवाद करने के लिए जिन डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है उनको हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अगली बात देखो कि सीपीयू क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इनका कहना यह है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा है जो सिस्टम के बुनियादी अंकगणितीय, तार्किक और इनपुट आउटपुट संचालन के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देश को पूरा करता है। सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सीपीयू की गति का उपयोग माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर निर्भर करता है और इसे मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। और इसे किस में मापा जाता है? मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। देख लो एक बार फिर से। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ही एक हिस्सा होता है जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने का, मैंने एक चिप बताई थी, फिर 4th जनरेशन में एक चिप आई थी जिसको हम कहते थे, कौन सी चिप थी वो? इस तरीके की दिखती थी जो अभी तक चली आ रही है। इसको क्या करते जा रहे हैं हम? अपडेट करते जा रहे हैं। तो ये वाली चिप जो हमारी कहलाती है वो हमारी क्या कहलाती थी? माइक्रो प्रोसेसर कहलाती थी, या फिर प्रोसेसर कहलाती, प्रोसेसिंग चिप कहलाती थी। यही हमारी माइक्रो प्रोसेसर है और ये अपडेट होती जाती है समय के साथ में। ठीक है, तो यहाँ ये इसी को हम सीपीयू कहते हैं। तो ये करता क्या है? कैलकुलेशन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू जो मैंने बताया था, अंक गणितीय करना, तार्किक और इनपुट आउटपुट संचालन के लिए। जब तक ये नहीं होगा ना तो हम इनपुट दे पाएंगे, ना हम आउटपुट ले पाएंगे, ना तो हम प्रोसेस कर पाएंगे, ना हम अंक गणितीय और तार्किक कुछ प्रकार का रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बात क्लियर है यहाँ तक? अगली बात देखो कि अगला क्या है? मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट में है, यह मेमोरी अस्थायी या स्थायी आधार पर कार्यक्रमों में डेटा को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। यह क्या करता है कि यह मेमोरी अस्थायी या स्थायी आधार पर कार्यक्रमों को, ये परमानेंट और नॉन परमानेंट, यानी कि किसी डाटा को अगर वो सेव कर रहा है तो एक तरीका है कि परमानेंटली सेव कर दिया जाए और एक तरीका है नॉन परमानेंट, कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जाए। तो यही बात उसने कही है कि मेमोरी अस्थायी और स्थायी आधार पर कार्यक्रम करती है। इसमें प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, पता है जब मेमोरी को और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी क्या है। ठीक है,
जिस इनपुट डेटा को प्रोसेस करना है उसे प्रोसेसिंग से पहले मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। अगर किसी डाटा को हम यूज कर रहे हैं, किसी काम को अगर हम कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जिस डाटा का हम उपयोग करना चाहते हैं उस डाटा को मुख्य मेमोरी में हमें लाना होगा, यानी कि मेमोरी में हमें सुरक्षित करना होगा। उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, उस डाटा का उपयोग कर पाएंगे। यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट? एक बार फिर से देखो, कंप्यूटर के घटक कंपोनेंट उस कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर में 3 मुख्य घटक होते हैं, इनपुट और आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो ये 3 प्रकार की चीजें कंप्यूटर के घटक होते हैं। इनपुट आउटपुट सीधी सी भाषा में उपयोग कर लो, बात कर लें कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो ऐसे डिवाइसेज जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं या कंप्यूटर का उपयोग कर रहे होते हैं, वो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और आउटपुट कंप्यूटर के द्वारा किसी चीज़ की कमांड दी गई, जो किसकी सहायता से दी गई, इनपुट डिवाइसेस की सहायता से दी गई। और जिस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर को कमांड दे दी जाए और कमांड देने के बाद कंप्यूटर हमें रिजल्ट प्रदान करा दे, वो हमारे आउटपुट हैं। जिनसे कमांड दी जाए वो इनपुट और जिनसे रिजल्ट प्राप्त हो वो हमारे आउटपुट हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्या है, जैसे कैलकुलेशन करना, ये सारे के सारे काम प्रोसेसिंग करना कंप्यूटर में, कंप्यूटर को ये बताना कि आगे किस चीज़ का उपयोग करना है, प्रोसेसिंग कहलाता है हमारा। तो यही हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है। और एक चिप का उपयोग किया जाता है, मैंने बताया था इस तरीके की होती है, जिसको 4th जनरेशन में लाया गया था। अगला है कि मेमोरी यूनिट क्या है। तो एमयू जो है वो हमारी मेमोरी यूनिट है। इसके अंदर हम मेमोरी को पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम मेमोरी यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है, बात समझ में आई होगी यहाँ तक। चलो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, और ऑफलाइन क्लास में आकर भी वो पूछ सकता है। कॉन्टैक्ट दिए गए, कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकता है, ठीक है, ये लिखे हुए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।